तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आपका पठन पाठन चल रहा होगा। तो बच्चों एसएससी सीजीएल जीएस के क्रम में आज हम सेकंड सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जिससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे वो सिपाही का एग्जाम हो, चाहे आईएएस का एग्जाम हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं और हमें एक भारतीय होने के नाते भारतीय संविधान की जानकारी और नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। तो आज हम इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले एक उसकी ओवरऑल रूपरेखा देख लेते हैं कि संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियां हैं, कितने भाग हैं। ठीक है ना। पहले हम अनुच्छेद वगैरह वाले पार्ट को देख लेंगे, उसके बाद सीरियल वाइज भारत का संवैधानिक विकास, नागरिकता, मूल अधिकार, ये सारी चीजें धीरे धीरे हम हर क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आपका भारतीय इतिहास वाला लेक्चर भी इसके साथ साथ मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान को हमको पढ़ना है। तो भारतीय संविधान में मैंने 3 पार्ट किया है। पहले पार्ट में कितने भाग यानी टोटल 22 भाग हैं, और अनुसूची की बात की जाए तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं, और अगर अनुच्छेद की बात की जाए तो इसमें टोटल 395 जो है इसमें अनुच्छेद है। तो फर्स्ट भाग के बारे में हम इसमें देखते हैं कि फर्स्ट भाग में क्या है। तो फर्स्ट भाग में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में फर्स्ट भाग में हमें कहा गया है। तो अनुच्छेद के रूप में इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अनुच्छेद के रूप में क्या क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट अनुच्छेद की बात किया जाए तो संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत में जो इंडिया शब्द है उसका नाम और उसमें कितने स्टेट हैं और उसका क्षेत्र कितना है, यह अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 2 की बात किया जाए तो नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना, नए राज्यों का बनाना और उसकी स्थापना, जैसे तेलंगाना राज्य बना था उसकी स्थापना, तो यह अनुच्छेद 2 के तहत किया गया था। फिर है अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों में जो परिवर्तन वगैरह किया जाता है, ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 3 में। तो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही लिया है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैंने छोड़ दिया है। सेकंड भाग में हम देखेंगे, सेकंड भाग में जो आता है वो नागरिकता आती है, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप में देखेंगे अनुच्छेद 5 मतलब संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो उस समय नागरिकता के क्या क्या प्रावधान थे, यह हमें अनुच्छेद 5 में मिलता है। अनुच्छेद 6 की बात किया जाए तो पाकिस्तान से भारत के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी पाकिस्तान से जो भारत आए हुए व्यक्ति थे उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 8 की बात किया जाए तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी वह इंसान जो भारत के बाहर रह रहा है उनके कौन कौन से अधिकार होंगे, यह हमें अनुच्छेद 8 में देखने को मिलता है। अनुच्छेद 9 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 9 में जो है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करना यानी वो व्यक्ति जो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता जो है अर्जित कर लेता है और भारतीय नागरिकता जो है वो छोड़ देता है, तो ये हमें देखने को मिलता है अनुच्छेद 9 में। अब नेक्स्ट अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 में हमको देखने को मिलता है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। ठीक है, नागरिकता के अधिकार का जो है बना रहना वो अनुच्छेद 10 में दिया गया है। अनुच्छेद 11 की बात किया जाए तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना, यानी समय समय पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट, कोई भी संशोधन वगैरह करने का जो अधिकार है वो हमें अनुच्छेद 11 में देखने को मिलता है। तो बच्चों जो नेक्स्ट भाग हम देखते हैं वो भाग है भाग 3, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट भाग है फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है और इसको एक नागरिक के रूप में भी समझना बहुत ही आवश्यक है कि हमको हमारे भारतीय संविधान ने कौन कौन से मूल अधिकार दिए हैं। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये भाग 3 में दिया गया है हमारा फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो आर्टिकल 12 में जो है इसकी परिभाषा दी गई है कि हमें मूल अधिकार कितने दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 13 में मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां दी गई हैं, यानी मूल अधिकार जो हमसे कोई छीनता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है समाप्त कर सकता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 13 में दी गई हैं। अब पहला जो है मूल अधिकार देखते हैं, समझते हैं वो कौन सा है, वो समता का अधिकार। समता के अधिकार, मूल अधिकार को देखते हैं। तो इसमें आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है, यानी आर्टिकल 14 में जो है विधि के समक्ष समता यानी बराबरी का अधिकार जो है दिया गया है। आर्टिकल 15 देखते हैं, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के अधिकार पे उसके साथ कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। हमारा संविधान इसकी मनाही का बात करता है। आर्टिकल 16 हम देखते हैं तो लोक नियोजन के विषय में अवसर, यानी कोई भी
वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट जॉब आता है, तो उसमें सबको बराबरी का हक जो है मिलता है। उसके बाद आर्टिकल 17 सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 17 क्या है, यानी अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत के अंत की बात जो है वो करता है। उसके बाद आर्टिकल 18 देखते हैं, उपाधियों का अंत। कोई भी सरकारी उपाधि या गवर्नमेंटेड उपाधि के अलावा किसी भी तरह की कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है। तमाम सारी उपाधियों का अंत की बात किया गया है। उसके बाद सेकंड जो हमारा अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो स्वतंत्रता अधिकार में जो फर्स्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 19, ये बोलता है वाक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी हमें बोलने की जो आज़ादी दी गई है वो किस में दी गई है, आर्टिकल 19 में दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, यानी अपराध के लिए, किसी भी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको यह अधिकार है कि अपने दोष सिद्ध के बारे में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद अपने मजिस्ट्रेट्स के सामने तुरंत उसको पेश करने की बात कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 21 का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा है, 21 का जो है वो शिक्षा का अधिकार की बात करता है, यानी सबके लिए शिक्षा का अधिकार। आज के टाइम पे शिक्षा का अधिकार क्या हो गया है, वो फंडामेंटल राइट्स हो गया, यानी मूल अधिकार हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 22, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी किसी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको अपने वकील करने, परामर्श करने, ये सारी चीजें करने का अधिकार उसको आर्टिकल 22 में दिया जाता है। तो बच्चों अगला जो अधिकार हमें पढ़ना है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कोई हमारे साथ शोषण करता है तो हमें फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कौन कौन सा अधिकार देता है जिससे हम शोषण के विरुद्ध अपनी बचाव कर सकते हैं। तो आइए उसमें एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट जो है आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम, यानी मानव के कोई खरीद तस्करी वगैरह करता है और बलपूर्वक कोई अगर श्रम कराता है तो हम उसका प्रतिषेध कर सकते हैं। आर्टिकल 23 में ये बात कहता है। अब आर्टिकल 24 को समझते हैं कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी 14 वर्ष से कम बालकों का अगर कारखानों में नियोजन किया जाता है, उनसे वर्क कराया जाता है, तो ये क्या है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। अब चौथा जो देखते हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है और चौथा अधिकार है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने का आचरण, यानी हम उस धर्म को अंतःकरण कर सकते हैं, धर्म को मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं और उसको प्रचार कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमें 25 कहता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, और धार्मिक कार्य हम किस प्रकार से करें, कैसे उसका मैनेजमेंट करें, इसकी स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 26 में मिलती है। अब आर्टिकल 27 में देखते हैं, तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता जो है हमें किसमें देखने को मिलता है, ये 27 में। आर्टिकल 28 की बात करें तो शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी धार्मिक उपासना या धार्मिक आचरण वगैरह अगर किया जाता है शिक्षण संस्थाओं में, तो ये हमें कहता है आर्टिकल 28।